ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना की इस जंग में पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला कर रहा है और ऐसे में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएं। आज लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम खुद सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करिए। श्रोताओं, आज के इस कोविड-19 पर विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर भी #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वेद, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में आपका एक लंबा अनुभव रहा है। आपको भारतीय सेना में परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज आपदा की इस घड़ी में आप कोरोना वॉरियर बनकर देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। सबके जहन में एक ही सवाल है, कितना जरूरी था लॉकडाउन बढ़ाना? हमारी जो पब्लिक है जी और हमारी जो सरकार जिसे हम बोलते हैं, मैं ये देख रहा हूं कि हमारी पब्लिक बहुत से और जो दुनिया के देश हैं उनसे ज्यादा डिसिप्लिन है। उनको ज्यादा चिंता है कि यदि हम जल्दी लॉकडाउन खोल देंगे तो ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। एज ए डॉक्टर हम लोगों से जब बात करते हैं, गर्व होता है देश पे कि ये देश संकट के समय जरूर इकट्ठा हो जाता है। उनको खुद ही मालूम है, स्टेट को भी मालूम है और डॉक्टर्स को भी मालूम है, नॉन डॉक्टर्स को भी मालूम है कि जो आपका लॉकडाउन है वो बहुत ही निहायत जरूरी है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि चींटी मारने के लिए कोई हथौड़ा चला रहे हों। ठीक है, जहां ज्यादा है, जहां रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, देखिए गवर्नमेंट ने कितना अच्छा निर्णय लिया कि जो जोन हैं उनको पहले तो स्टेट को जिम्मेदारी दी गई। उसका रीजन है कि भाई यदि आसाम में कुछ हो रहा है तो आसाम के स्टेट वाले ही जानेंगे कि हम इसको रेड जोन बोलेंगे और इसको कंटेनमेंट जोन बोलेंगे। उसमें हम ये लागू करेंगे और उसमें वो लागू करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ निहायत यूनिवर्सल जो चीजें हैं वो सबको मानना ही है और ये हमारे देश को 2 महीने में लगभग समझ में आ गया है कि 2-3 चीजें निहायत ही जरूरी हैं। जैसे हम लोग जब पूजा पाठ करते ना तो सबको मालूम भाई नहा के जाना है जी, ये सब हमको शुरू से मालूम है। ऐसे ही 2 महीने में हमने सीख लिया है कि हमको हैंड हाइजीन का पालन करना है, सैनिटाइजर या सोप, ये 2 चीजें हैं, और जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, हमें उसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना है। और यदि हम ये 2 चीजों का पालन करते रहें और मास्क और एक आपने जो बोला कि यदि आप वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि बगल में कोई कोरोना वाला है। जैसे आप हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, समझ लीजिए आप गंगाराम में, तो कई लोग डरते हैं कि साहब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, बट उस हॉस्पिटल में एक अलग से एक विंग है
जो कि कम से कम उस हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर दूर है, वहां वो पेशेंट रखे गए हैं। तो हॉस्पिटल ने सब कुछ किया हुआ है ताकि जो नॉर्मल पेशेंट आए जी उनको कोई परेशानी ना हो। अभी जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, इसमें कई चीजें सुविधाएं दी गई हैं। जैसे यदि स्टेट चाहे तो वो बसेस चला सकते हैं। तो अब यदि दिल्ली और हरियाणा गवर्नमेंट चाहे तो बीच में बसेस चला सकता है, टैक्सी चला सकते हैं। ये कई सुविधाएं जो कि आज टीवी पे शाम से आ रही हैं, ये गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। बट जो वो मेन प्रिकॉशंस हैं वो जरूर रहेंगे। कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन, हम सब लोगों को आत्म अनुशासन, वो धीरे धीरे आ जाता है। जैसे जब एक आदमी आर्मी ज्वाइन करता है ना, जी तो शुरू में उसको अनुशासन नहीं रहता, जी फिर धीरे धीरे वो सीख जाता है। डॉक्टर साहब, फिर वो आपसे आदत बन बेहतर कौन जान सकता है इस बात के बारे में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कुछ रियायत दी गई है, लेकिन एक अनुशासन के साथ आपको वो रियायत मिली है, आपको बहुत ही ध्यान से उसका पालन करना होगा। हाँ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत प्रीमेच्योर कोई चीज होती है, जैसे एक आदमी सिपाही ज्वाइन करता है या एक नया लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता है, तो वो शुरू में धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं डिसिप्लिन में, आपसे ज्यादा डिसिप्लिन आपको धीरे धीरे सीख में आ जाता है, आपकी आदत में आ जाता है। पहले शुरू में परेशानी लगती है। जैसे आज मैं कई मेरे मित्रों को देखता हूँ, वो कहते हैं यार ये मास्क कहाँ से पहन लिया मैंने, जी यार ये मेरे को क्या होगा। धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। शुरू में हम एज ए डॉक्टर ऑल्सो, जब हम लोग एप्रन पहनते थे जी तो हमें बड़ा वो मुश्किल होती थी। अब धीरे धीरे आदत में आ जाएगा। तो 2 महीने में, हाँ, एक जरूर में हर आदमी को, वो मीडिया का बहुत बड़ा काम है जी जी कि आप अच्छे गुरु लीजिए, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे सोशल लीडर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों। तो जो एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका नहीं है, उनको बार बार ये जरूर गांव में है बताया जाए कि जी क्यों जरूरी। ये 3-4 चीजें हैं। मास्क लगाना क्यों जरूरी है? यदि यदि एक आप हाथ से साबुन, हम तो पहले भी धोते थे, अब जरूर से बार बार धोना है, जी और हमें सैनिटाइजर यूज करना है। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ गुरुओं का जो अच्छी तरह से दिल में बिठाल दे कि ये पालन करना जरूरी है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर साहब। और जहां तक रेडियो का सवाल है, आकाशवाणी की पहुंच देश के कोने कोने तक है। और आज हम देख रहे हैं कि नॉट ओनली इन अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में भी लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो बहुत ज्यादा है। और हमारे पास जो फोन कॉल्स आते हैं देश के पूरे कोने कोने से, तो उसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं। और मास्क के बारे में जो आपने बहुत बड़ी बात कही कि कई बार हम देखते हैं अपने आसपास के लोग लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उनको शायद वो इसके लिए कंफर्ट नहीं होता उनके लिए, और वो थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपने जो ये बोला कि धीरे धीरे जब आप लगाने लगेंगे और इसको एक लाइफ की नेसेसिटी समझ लेंगे, तब शायद आपको उलझन कम होगी और ये आपकी एक आदत में शुमार हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही आज कुछ आंकड़े जो हैं, इस समय मरीजों के स्वस्थ होने की दर 37.5% हो गई है। और पिछले 24 दिन के दौरान संक्रमित मामलों के दोगुना होने की दर 11.5 रही, जो पिछले 3 दिन में गिरकर अब 13.6% रह गई है। ज्यादा टाइम लग रहा है दोगुना होने में। तो निश्चित तौर पर हम कोविड का मुकाबला करने में कहीं ज्यादा पहले के मुकाबले सक्षम हो रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, जिसे कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरती क्या। जी देखिए, यदि ये इस पे काफी बहस होती है कभी कभी कि लॉकडाउन से हमें क्या फायदा हुआ। आप पूरा सब जगह कंपेयर करके देख लिए, एक बहुत बड़ी चीज ये हुई है तो कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या जो लोगों को बीमारियां हैं, जैसे किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, उन लोगों को ये समझ में जरूर आ गया है कि वो ग्रुप है, यदि उनको अफेक्ट होगा तो वो सीरियस हो सकता है। बट ये देशवासियों को, दर्शकों को एज ए डॉक्टर मैं बताना चाहता हूं कि 100 में से 90, 90, 95% आपको कुछ नहीं होगा।
आपको बीमारी यदि वायरस ने अटैक किया भी, जैसे भी कहते हैं ना कि कभी ना कभी हम सभी को ये वायरस पकड़ेगा, बट आपके बढ़िया चांस है। जैसे आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग में भी तो कभी एक्सीडेंट हो सकता है। यदि आपको कोरोना हो भी गया तो 95% तो आपको कुछ होना ही नहीं है। बहुत ही कम परसेंटेज, हार्डली 1% लोगों में आपको क्रिटिकलिटी में जा सकते हैं। हाँ, 10% पेशेंट को खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, मसल में दर्द हो सकता है, कोई कहेगा साहब मेरे सूंघने की शक्ति खत्म हो गई। सो कई सिम्टम्स है, वो हम पूरे, मेरे ख्याल से आज देश के बच्चे को मालूम है कि इस टाइम यदि किसी को बुखार आ जाए, इस टाइम गला खराब हो जाए, यदि किसी की सांस भरने लगे तो उसको लक्षण हो सकते हैं। बट 90-95% लोग को बहुत कम लक्षण होंगे या बिल्कुल लक्षण नहीं होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी नहीं फैला सकते, वो भी बीमारी फैला सकते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि ये सोच के चलिए हमेशा कि हर आदमी को कोरोना है तो वो भी मास्क लगाएगा, आप भी मास्क लगाएंगे। आप शुरू में मास्क की बात कर रहे थे। हाँ, पहले फिगर्स की जो बात करूं मैं, कि हमारे मोर्टेलिटी फिगर्स कुछ कारणों से बहुत कम है। एक बहुत बड़ी हमारी ईश्वर की हमारे पर कृपा है कि हमारे जो मोर्टेलिटी फिगर्स हैं, चाहे हमारे ये भी कह सकते हैं हम कि पहले 100 केसेस होते थे, अब करीब 2000 केसेस हो रहे हैं, बट हमारी जो रिकवरी रेट इतनी बढ़िया है और दूसरी हमारी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। इनफैक्ट लोगों को बड़ा आश्चर्य है कि हमारी मोर्टेलिटी रेट क्यों कम है। उसके कई कारण हो सकते हैं। मैं इस फोरम में नहीं जाना चाहता कि क्या बात है कि हमारा इम्यूनिटी अच्छी है, कि हमको BCG वैक्सीनेशन दिया गया है। जैसे आपने ये जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण, एक मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव नोट से हम इस बात को जानेंगे कि जिस तरह से हमारे देश ने इस बीमारी का मुकाबला किया है, आज पूरा विश्व जो है भारत की मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजीज इसकी सराहना कर रहा है। और सब हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और सबसे पहले हम रुक करेंगे पंजाब का, जहां से हमारे साथ कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी नमस्कार, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा सवाल ये है जी, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, करेंसी का देन लेन करते हैं, मान लो सामान खरीदा, उनसे जो बकाया लेते हैं वो भी नकद में मिलता है, उनसे उसमें कोरोना हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे बचेंगे? उसके लिए देखिए बहुत साधारण, जिसे कहते हैं कॉमन सेंस से बड़ी चीज कोई भी नहीं है। चाहे आपको कोई भी हो, चाहे पैसा हो, चाहे करेंसी हो, चाहे टेलीफोन है, यदि आपको लगता है कि इस पे शायद वायरस हो सकता है, तो जब आप आएंगे तो आप क्या कीजिए कि आप अपना जो हाथ, बिकॉज आपका बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगता है कि मेरे हाथ में तो वायरस नहीं लग गया है, तो उसके वही प्रिंसिपल हैं। हमारे पास क्या है, या तो साबुन है, तो आप साबुन तो उसमें नहीं लगा सकते, आप आपके करेंसी में। सैनिटाइजर फिर भी लगा सकते हैं आप, सैनिटाइजर हम लोग अपने फोन में लगाते हैं। तो ये जो आपके पास कोई हायर डिनोमिनेशन का जैसे 2000 का नोट है, बट एक चीज बता दूं आपको, कागज कोई भी हो, चाहे आपकी करेंसी हो चाहे कुछ हो, कोई भी चीज को 12 से 24 घंटे आप रख देंगे तो उससे वो वायरस खत्म हो जाता है। ये वायरस सिर्फ शरीर में सरवाइव कर सकता है, बाहर सरवाइव नहीं कर सकता। ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए, चाहे कितना ही कुछ भी हो, ये वायरस किसी हालत में भी 24 घंटे के बाद सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, आपको हाथ क्यों धोना है? क्योंकि नहीं तो आप हाथ को मुंह में लगाएंगे, आप नाक में लगाएंगे, इसीलिए। जी डॉक्टर साहब, और आज मैं आपसे एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी आज हमारे पास आई थी। दिल्ली में राजेंद्र नगर के निवासी भारतीय वायुसेना के पूर्व कर्मी 88 वर्षीय KS जायसवाल की हम बात कर रहे हैं, जो कोविड-19 पर विजय हासिल करने वाले दिल्ली के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं। और श्री जायसवाल ने जिस तरह से आज आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस बीमारी को फेस किया, तो आपको डॉक्टर साहब क्या लगता है कि जब 88 वर्ष के KS जायसवाल जैसे लोग कोरोना से ठीक होकर वापस आ सकते हैं, इस जंग को जीत सकते हैं, तो
किस तरह का संदेश समाज में जाना चाहिए? देखिए, एक तो किसी भी लड़ाई के लिए एक जज्बा जिसे कहते हैं हमारे आर्मी की भाषा में, एक कॉन्फिडेंस। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो आपके ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसे कहते हैं फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ की जो डेफिनेशन है, मेडिकल डेफिनेशन, ये फिलोसफिकल डेफिनेशन नहीं है। एक तो फिजिकली आपको अच्छा होना चाहिए, तो जायसवाल साहब उन्होंने अपना बहुत ध्यान रखा है, तो आप फिजिकली आप अपने को ध्यान रखिए, चाहे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे भी आपको अच्छा लगता है। तो एक फिजिकली आदमी स्वस्थ रहे, एक मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। देखिए, यदि मुझे सुबह से पता चल जाए कि मैं अब शाम को बीमार पड़ने वाला हूं तो बीमार पड़ जाऊंगा, तो मेंटली एंड स्पिरिचुअली फेथ, आपको फेथ रख, जिस धर्म के भी हों, यदि आपको फेथ है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी ये बात आपने डॉक्टर साहब कही यहाँ पे। और सबसे पहला जो है हमारा जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर ये शक्ति होनी चाहिए, जो हमारी जो मतलब ये इच्छा ठीक होने की जो इच्छा शक्ति है वो सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए और हमारे अंदर वो सकारात्मकता होनी चाहिए। और इस बीच चरखी दादरी का रुख करेंगे जहाँ से करमवीर जी हमसे जुड़ चुके हैं। करमवीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी डॉक्टर वेद, आपका सवाल जी पूछिए। जी, मेरा सवाल ये था कि जी जो आदमी ट्यूबवेल पे रहता है एकांत में, किसी बाजार से भी नहीं आया, किसी कोरोना मरीज के संपर्क में भी नहीं आया, उसको आशंका रहती है इस कोरोना होने की? जो व्यक्ति टॉल पे रहता है, ये कह रहे हैं कि किसी गांव से हैं और जो खेत पर काम करता है, ट्यूबवेल पे रहता है और किसी के बहुत ज्यादा संपर्क में नहीं आता, तो क्या उसके भी कोरोना होने के चांसेस हैं? अच्छा, आपने एक सवाल पूछा और जिसका जवाब भी बहुत मिलना चाहिए कि देखिए, इतने आप भीड़ भाड़ में जाएंगे उतने ही आपको ज्यादा होगा। और जैसे जैसे कोई कहे साहब मैं अकेला कमरे में बैठा हूं तो क्या मुझे कोरोना हो सकता है, तो उसके चांसेस बहुत ही कम है। बस याद रखिए कि कभी कभी उससे हम ये ना, हमें जाना है कहीं, मैं जाता हूँ वॉक करने तो मैं मास्क लगाता हूँ ताकि मुझे आदत बनी रहे। मैं जान रहा हूँ कि मैं अकेले जा रहा हूँ, बट मैं मास्क लगा के जाता हूँ। मुझे मालूम है कोई आदमी मिल जाएगा तो मैं उस समय कहाँ से मास्क लाऊंगा। तो आप अकेले जरूर हैं, बट एक बार दिमाग में रखिए, होने की संभावना बहुत कम है। जी, ये जैसा कि अभी डॉक्टर साहब हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपनी रीच की बात कर रहे थे कि हमारे पास कहाँ कहाँ से लोग फोन करते हैं, और जिस तरह से जो अर्बन इंडिया के साथ रूरल इंडिया भी पूरी तरह से कोरोना की इस लड़ाई में जुड़ चुका है। और कई बार हम ऐसी भी स्टोरीज देखते हैं जहां पे ये पता चलता है कि गांव की सीमाओं में जो गांव के युवा हैं वो आगे आए हैं, और जो भी व्यक्ति बाहर से गांव की सीमा में प्रवेश कर रहा है वो उसको सैनिटाइजर दे रहे हैं, वो उसको मास्क दे रहे हैं, और कई बार उसको जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, मैं कहूँ गांव और शहर में अंतर क्या है, यही है जी। सबसे बड़ा अंतर, जब हम लोग गांव में रहते थे तो हमारे पास टीवी और मीडिया नहीं था। आज मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, उससे बहुत जागरूकता आई है, और टेलीफोन, उसके कारण हमारा काम बहुत आसान हो गया है। ये जो देश 130 करोड़ लोगों का है वो जुड़ा हुआ है इन सब माध्यमों से। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की परेशानी है, हम सबको मालूम रहता है कि हाँ, कोई जब जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक लक्ष्मण रेखा, उस समय शुरुआत हुई थी, लोगों ने उसको इतना नहीं समझा था जी, बट उन्होंने इंटरनेशनल जो अलग अलग देशों में अमेरिका, इटली, स्पेन को देखते हुए उन्होंने लिखा ये खमाया भी हो सकता है जी। तो उन्होंने बोल ही दिया कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा। उसमें कई परेशानियां भी हुई, होती है परेशानियां, जब भी कोई सख्त निर्णय लिया जाएगा तो वो परेशानी भी हो सकती है। बट गांव वालों को भी अभी समझ में आ गया है कि क्यों किया गया जी।
और डॉक्टर साहब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आज श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वी चतुर्वेदी। और इस बीच हमारे साथ अनवर जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। अनवर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। जी अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। हाँ मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से। मेरा प्रश्न ये है सर कि अब जिससे गर्मी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तो अब ऐसे मन करता है कि ठंडा पानी पिया जाए, तो अब हम लोग ठंडा पानी पी सकते हैं या गर्मी में भी गर्म पानी ही पिया जाए? देखिए, टेम्परेचर से इसका कोई संबंध नहीं है आज तक। ये हमारी धारणा जरूर है कि यदि हम गर्म पानी पिएंगे, ये हमने एक मानसिकता बना ली है। आप आराम से ठंडा पानी पी सकते हैं। आज साइंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गर्म पानी पीने से अच्छा हो सकता है या ठंडे पानी से खराब हो सकता है। सो ठंडे पानी पीजिए, बट याद रखिए हमें को पढ़ाया गया शुरू से कि जब हमारे गला खराब होता है तो गर्म पानी के कुल्ले करते हैं हम लोग। तो एक हमारे दिमाग में धारणा जाती है। बट जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्या मैं ठंडा पानी पी सकता हूँ, बिल्कुल पी सकते हैं जी। और डॉक्टर साहब एक एडवाइजरी आज जारी की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, जिसमें जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित जो दिशा निर्देश है, जिसमें घनी आबादी वाले जो क्राउडेड शहरी क्षेत्र हैं उसमें निगरानी, इसकी रोकथाम और प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों की बात की गई है, जिसमें धारा 144 लागू करने सहित नियंत्रण के कड़े मानक अपनाए जाने के लिए बात की गई है ताकि लोग अपने घरों पर ही रहें। हाँ, इसका मतलब ये हुआ है कि गवर्नमेंट ये बता रही है कि हमने कोई हथियार डाले नहीं है, लड़ाई जारी है और उससे भी ज्यादा सख्ती से जारी है। यदि हमें लगता है कि जैसे आज एक नए जैसे दिशा निर्देश आए हैं कि जो 7 o'clock शाम से लेके सुबह 7 बजे तक वो कर्फ्यू जारी रहेगा, तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनको घरों में रहना है। और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, टेस्टिंग है, ये सब चीज और भी इंटेंसिव तरीके से लागू होगी। हाँ, जहां ओपन कर सकती है गवर्नमेंट वो ओपन कर रही है। वो कहते हैं ठीक है, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप खेलिए, बस हम दर्शकों को अलाउ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वो एक तरफ उन्होंने थोड़ा ढील दिया है। हाँ, उसको उस मैच को आप दिखाना चाहें तो टीवी में दिखा सकते हैं, तो उन्होंने स्पोर्ट्स वालों को भी ये सुविधा दी है। तो ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं खोली गई हैं कि आप लिकर शॉप्स खोली गई हैं ताकि इकोनॉमी भी चलती रहे और लोग ठीक है घर में, बट सड़कों पे नहीं पी सकते आप। तो ये सब चीजें बताई गई। रिलीजियस, क्योंकि यदि हम रिलीजियस उनको खोलेंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तो वहां भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है। और क्या होता है कि किसी भी ऐसे देव स्थल में हम पुलिस भी नहीं रखना चाहते, तो हमें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए उनकी कहा गया है कि ये काम पूजा पाठ का आप घर में भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताई और ऐसे में हम नागरिकों की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सरकार से ज्यादा हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इसका कड़ाई से पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि अगर इस कड़ी में कहीं भी कमजोर होगी तो कोरोना वहां से अपनी एंट्री मार देगा। और डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ ऋषिकेश से आनंद सारस्वत जुड़ चुके हैं। आनंद जी, हेलो। हाँ नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्ते। हाँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हाँ नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारा ये प्रश्न था कि हेलो। जी पूछिए। जी आप सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं और पीछे आपका रेडियो सेट भी बज रहा है। यहाँ कोरोना वायरस जो है, इसके विषय में हम लोग पहले ही पढ़ते थे और अभी आया हुआ है, तो इसमें दोनों में क्या अंतर है? और हमारे यहाँ पहले भी था लगता है ऐसा, जो किताबों में हम लोग पढ़ते थे पहले।
तो इसमें क्या अंतर है? दूसरी बात है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के विषय में पूछना था आपसे कि आपके भी मैं 2-3 बार आए हैं, आप इसमें सुन चुका हूँ आपका, तो उसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के विषय में आपके यहाँ से जो आप बोलते हैं कि सेफ है, और दूसरी बात एक तमाम तरह की कंट्रोवर्सी उसमें आ रही है। ठीक है, ये सेफ नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका सवाल समझ चुके हैं, आपने 2 सवाल पूछे। जी बताता जी डॉक्टर साहब। देखिए, कोरोना वायरस तो एक, जैसे कहते हैं ना, कोई कह के सांपों के प्रकार होते हैं। एक सांप कोबरा है, एक क्रेट है, बट इन सबको हम क्या बोलते हैं जब घर में सांप निकलता है? भाई सांप निकल आया। तो कोरोना वायरस एक फैमिली है, उसमें जितने और वायरसेस जुड़ते जा रहे हैं जिनके कुछ चरित्र हैं। वो कहते हैं ना भाई, जिसके एक सांप है जिसके ऊपर एक दाग लगा हुआ है उसको हम कोबरा बोलते हैं, एक जो फन है उसको ये बोलते हैं। ऐसा ही ये कोरोना है। एक को हमने बोल दिया है कि ये जो वायरस है ये सार्क वायरस है। अब एक हो गया आपका मिडल ईस्ट वायरस हो गया। ये सब कोरोना फैमिली के हैं। कोरोना का मतलब ही होता है इंग्लिश में कि एक आपके मुकुट, कोरोना। तो ये एक मुकुट की तरह इसमें स्पाइक्स होते हैं, पर छोटी छोटी चीजों के कारण ये भिन्न होते हैं। वैज्ञानिक लोग पता लगाते रहते हैं कि ये वायरस उस वायरस से भिन्न है। इनफैक्ट ये भी पता रहता है कि जो वायरस, ये जो हमारा कोविड वायरस है, ये चाइना में कौन सा स्ट्रेन है और इंडिया में कौन सा स्ट्रेन है। ये साइंटिफिक काम चलता रहता है कई कारणों से। हो सकता है कि वहां का कोबरा कम ज्यादा खराब हो, हमारा कोबरा कम हो, तो हमारा, इसलिए हमारी मोर्टेलिटी कम है। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में। देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में खुद ही एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और हम लोग इस दवा का उपयोग करते हैं। यदि आप पूछें इस वर्ल्ड में कि इस दवा का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है, तो इस सब का उपयोग आज सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिनको हम लोग जोड़ों की बीमारियों के लिए, आर्थराइटिस के लिए रूमेटोलॉजिस्ट लोग यूज करते हैं। और डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि इस पर्टिकुलर जो स्पेशलिटी के आपने रूमेटोलॉजी की बात करी और आप इसी के विशेषज्ञ हैं, और आपसे जब बात कर रहे तो आपने बताया कि इसमें जो डीएनबी है वो भी आपके पास है, जो कि बहुत रेयर है और दिल्ली में आप पहले व्यक्ति हैं, तो आपसे बेहतर जो है ये क्लैरिफिकेशन कोई दे नहीं सकता। हाँ, इसको जरूरी भी है। कई डॉक्टर्स भी पूछते रहते हैं और कई डॉक्टर्स भी भ्रमित होते रहते हैं। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी दवाई हो, चाहे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, चाहे साधारण दवा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, स्पेशली इस कोरोना के टाइम पे। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या सेफ है? बहुत सेफ दवा है यदि डॉक्टर के सुपरविजन में खाई जाए। देखिए, डॉक्टर के सुपरविजन में खाई जाएगी, बेवजह खाएंगे तो अनसेफ है। पर अदरवाइज देखिए, हमारे खुद के आर्थराइटिस के 1 करोड़ प्रिस्क्रिप्शन इस पूरी लार्ज कंट्री में हर महीने हम लोग करीब यूज करते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और हमें मालूम है कि ये बहुत सेफ दवा है। बट याद रखिए, कोरोना के टाइम पे कोरोना में बहुत सी और दवाई भी दी जाती हैं, तो इस दवा से उस दवा का इंटरेक्शन होने से इसमें कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है। कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ही है कि क्या ये इफेक्टिव है। हाँ, 2005 में एक स्टडी आई थी, उन्होंने कहा था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन इफेक्टिव है। बाकी बहुत सी चाइनीज स्टडी आई, वो कहते हैं इफेक्टिव है, बट ये लास्ट वर्ड नहीं है। वायरल लोड 50 से 60% कम होता है। हम तो चाहते हैं एक ऐसी दवा जिससे कि 100% इफेक्टिव हो, वैसी दवा अभी नहीं बनाई गई है। अच्छा, कई स्टडीज बोलते हैं कि नहीं, ये दवा इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो साइंस में कभी कभी फाइनल करना जी डॉक्टर साहब लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में कहे जाते हैं। जी बिल्कुल तो सही आपने डॉक्टर साहब यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि आपके जो 2 मेन आपने बातें बताई कि ये ड्रग तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सेफ है, लेकिन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से सोनी लक्ष्मी राव जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सोनी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्ते।
मैं सोनी बोल रही हूँ। सर, हमारे हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से घर आने के बाद सावधानी मुझे बरतनी चाहिए उनके लिए। हाँ, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक अहम सवाल है और सबके जहन में है। हम लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं। देखिए, मेरी माता मेरे साथ रहती हैं, वो 80 साल की हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल से आते हैं, तो यही सवाल हमारे लिए भी है, वही आपके लिए है। जो भी बाहर आदमी जाता है वो हम शुरू से भी डिस्कस कर रहे हैं कि वो मास्क पहनेंगे, ये होगा वो होगा, बट समझ लीजिए कि उनको लगता है कि नहीं, जहां मैं काम करता हूँ वो भीड़ भाड़ वाली जगह है, या शायद मैंने एक ऐसे आदमी से मुलाकात की। हम तो सबको यही बोलते हैं कि आप तो यही सोच के चलिए कि आप कोई ना कोई दूसरा आदमी हमेशा कोरोना से पीड़ित है, तो आप उससे बच के चलेंगे। आपको साधारण प्रिकॉशन लेने हैं। आप आइए, आप अपने कपड़े उतारिए, आप अपने उसको साबुन से धोइए, अपना खुद नहाइए साबुन से। इससे छोटा प्रिकॉशन ही तो लेना है। ये एक वायरस है, बाकी वायरस से साबुन से नहीं मरते, ये साबुन से मर जाता है। इतना ही तो प्रिकॉशन लेना है आपको, और कोई बहुत बड़े प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी जो पर्सनल चीजें हैं जैसे मोबाइल है या कोई ऐसी छोटी, हम लोग कहते हैं लोगों से भाई कम से कम पर्सनल चीजें रखें। बेल्ट है जी, मोबाइल है, आपका कार की चाबी है, आप उनको अपने स्टेरिलाइज कर सकते हैं। सैनिटाइजर यूज करके उस पर स्प्रे लगा के। मैं टेलीफोन यूज करता हूँ कभी कभी, मुझे लगता है तो उस पर मैं स्प्रे कर लेता हूँ जी। तो ये किया जाए। और डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि हम ऑफिस से घर आए, लेकिन जो लोग अपने ऑफिस अभी जा रहे हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, ये भी बहुत है। देखिए, हम लोग उस सोसाइटी में जहाँ 40 साल से एक कल्चर था कि हम हाथ मिलाने का, स्माइल करने का, एक दूसरे के गले में हाथ डालने का, वो कल्चर हमारे अंदर चूंकि इतना विद्यमान है कि हम उसको तोड़ने में बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं, बट वो हमें सीखना ही पड़ेगा। तभी उसका नाम रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग। तो गवर्नमेंट कई तरह के ऑफिस हैं, कई तो बहुत ही एसेंशियल ऑफिस हैं, तो वो तो 100% आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन कईयों को बोला गया है कि आप होम से काम करें। कई ऑफिस में बोला गया है कि 50% लोग आएंगे इस दिन और 50% जैसे ऑड इवन। तो आपको यदि 50 लोग एक रूम में बैठे हैं और 25 लोग एक रूम में बैठे हैं तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा। आपको मास्क लगाना है, ये चीज है। आप अपने पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइजर जी, और चूंकि सोप भी आप लेके चले तो बेहतर है, क्योंकि आप अपना सोप लगाएंगे आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा। एक पॉकेट में सोप रखिए या लिक्विड सोप रखिए। आपको जहां भी कोई डाउट होता है कि मैंने ये फाइल छू ली, शायद उसमें भी छुआ था, तो आप या तो हाथ से सोप से धो सकते हैं या सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। वही नॉर्मल प्रिंसिपल और वर्किंग आपको रखना पड़ेगा जी। हाँ, भय मत होइए, प्रिकॉशन रखिए। बहुत ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भय मत रखिए, प्रिकॉशन रखिए। श्रोताओं, समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और अब हम और फोन कॉल्स नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे तमाम श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।